नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का बीबीडी गाइड 2023 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कुछ चैप्टर का आप लोगों को हम करा चुके हैं और अब जो है ना कुछ सब्जेक्ट जैसे लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन को आज से हम प्रयास करेंगे कि आपको कंटिन्यू वीडियो दें, है ना, यानी कि हर रोज़ डाल देंगे। देखिए, थोड़ा सा हम सिलेबस की बात करें अभी फ़िलहाल मैथ का, और मैथ हो जाने के बाद उसके बाद हम फिर से आप लोगों को ना साइंस एक एक न्यूमेरिकल भी क्लियर कराते चले जाएंगे। ठीक है, अभी आपके पास है समय, अगर आप चाहें तो इसको धीरे धीरे कर सकते हैं। आपने टेक्स्ट बुक के अलावे गाइड को भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन बात यह है कि आप अगर टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं तो सबसे बेहतरीन चीज़ वही है। ठीक है, आपका रिजल्ट वहाँ से ज़्यादा अच्छा हो सकता है। चलिए हम गाइड के ऊपर चर्चा करते हैं कि आपका पहला नंबर सिलेबस क्या है। तो फुल मार्क्स आपका 100 नंबर का रहेगा। 100 नंबर में से 50 नंबर एमसीक्यू क्वेश्चन, यानी कि ऑब्जेक्टिव वाला जो क्वेश्चन ऑप्शन वाला आता है वो ऑप्शन वाला क्वेश्चन 50 को रहेगा, और 50 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न कितना रहेगा? तो लघु उत्तरीय प्रश्न आपका रहेगा 30 क्वेश्चन, जिसमें से आपको 15 क्वेश्चन का जवाब देना है, और पर क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, यानी कि मार्क्स कितना हो गया, तो 15 दूना 30 करेंगे कितना, 30। ठीक है, और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन जो बड़ा वाला क्वेश्चन रहेगा वो 8 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। 8 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का, 4 क्वेश्चन, और पर क्वेश्चन 5 नंबर का रहेगा, यानी कि हो गया कितना, 20। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं 20 नंबर और 30 नंबर 50, और यहाँ कितना 50, टोटल मिला के आपका हो गया 100 नंबर। ठीक है, ये तो हम लोगों का हुआ सिलेबस। तो पहला चैप्टर हम लोगों का है ये वास्तविक संख्या है, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो वास्तविक संख्या में ही हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, हम लोग का जो पहला चैप्टर है ये वास्तविक संख्या बीबीडी बुक का है। वास्तविक संख्या में हम लोग क्वेश्चन जो स्टार्ट करने वाले हैं ये 8 नंबर से करेंगे। ठीक है, अब क्यों 8 नंबर से करेंगे, 1 नंबर से क्यों नहीं करेंगे, ये धीरे धीरे आपको वीडियो देखने के बाद पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही 8 नंबर क्वेश्चन बना दें उसी तरह से 28 नंबर, 29 नंबर और 47 नंबर सेम क्वेश्चन आपका बनेगा। सिर्फ आप तरीका को समझिए कि कैसे हम लोग सिद्ध करेंगे कि √2 जो है ना एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो सबसे पहला देखिए इसका हल हम लोग लिखते हैं यहाँ। तो कैसे हम लोग काम करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे कि मान लेते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है, ध्यान दीजिएगा। माना कि √2 एक क्या है, परिमेय संख्या, मतलब उल्टा मान लेना है। ये अपरिमेय संख्या तो है, सबको पता है, लेकिन इसका ऑपोजिट हम लोग मान लेंगे क्या, कि √2 जो है वो कौन सी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जब √2 परिमेय संख्या है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं P/Q के रूप में। √2 बराबर P/Q, क्योंकि परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखते हैं। जहाँ आप ऐसे ही लिखा करेंगे, जहाँ P और Q क्या है, तो सह अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है, तो सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, ये अगर ये दोनों सहअभाज्य संख्या है तो इसका महत्तम समावर्तक कितना निकलना चाहिए, महत्तम समावर्तक कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अगर ये दोनों सहअभाज्य संख्या है P और Q, तो इसका महत्तम समावर्तक कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। आने की हम लोग कह सकते हैं कि उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आना चाहिए, P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आना चाहिए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मौसा हम लोग P और Q का 1 आना चाहिए, और यहाँ लिख दें P और, है ना, Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। बस यही चीज़ हमें साबित करना है, इसी के ऊपर पूरा क्वेश्चन आपका क्लियर होके बनेगा। देखिए पहला बात फिर से, माना √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है।
√2 यदि एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को हम लोग कैसे लिखते हैं, तो p/q के रूप में लिखते हैं। ठीक है, जब परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखते हैं तो ये p और q का मान ये दोनों कौन सी संख्या होने चाहिए, सभाज्य संख्या होना चाहिए। ठीक है, और सभाज्य संख्या अगर ये दोनों है तो इन दोनों का महत्तम समावर्तक कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होना चाहिए, 1। जैसे मान लेते हैं कि 2/3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, 2/3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसका जब आप HCF निकालोगे, HCF इसका निकालेंगे तो कितना आएगा निकल के 1। और ये दोनों का मान, ये दोनों जो है ना कौन सी संख्या है, सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या जानते हैं ना, जब दो संख्या का महत्तम समावर्तक कितना हो, 1, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या, यानी कि इसका HCF कितना हो जाएगा, HCF इसका आएगा 1। क्लियर है। अब ये लाइन समझने के लिए जैसे कह रहा है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए, तो 2 को देखिए ना, 1 गुने हम लोग 2 लिख देंगे, 3 को हम लोग लिख सकते हैं 1 गुना 3, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या मिल रहा है, 1 ही मिल रहा है ना। तो यही चीज़ यहाँ बता रहे हैं। क्लियर है। अब यहाँ हम लोग बात करते हैं आगे। देखिए, अब दोनों तरफ वर्ग कर दिया जाए तो ये रूट हट जाएगा, तो ये बचेगा 2 = p²/q²। ध्यान दीजिएगा, और यहाँ लिख दीजिए कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। क्लियर है। अब इसको हम लोग इधर कर दें तो 2q² बराबर क्या होगा, p²। क्लियर है। अब यहाँ थोड़ा सा गौर कीजिएगा, इस 2 को इधर कर दीजिए तो q² बराबर p² क्या हो जाएगा, 2। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं अभी फ़िलहाल। उसके बाद हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि चूँकि 2 क्या कर रहा है, p² को 2p² को विभाजित करता है। 2 क्या करता है, p² को विभाजित करता है। जब 2 p² को विभाजित करता है तो 2 p को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। 2p को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा, विभाजित करता है ना, या 2 को भी विभाजित करेगा। अब इस बात को समझिए कि 2p² को अगर विभाजित करेगा तो 2p को भी विभाजित करेगा। आप बोलेंगे सर कैसे। मान लेते हैं कि p का मान 2 है, p का मान लिए 4 है, कुछ भी लिख लेते हैं, 4 लिख लेते हैं, और ये इसका स्क्वायर है ना। और 2 से अगर विभाजित, 4 को अगर विभाजित 4² यानी कि 4 4 ये 16 हो गया, तोड़ दें इसको तो ये 2 इसको कटा रहा है, विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम इस स्क्वायर को हटा दें यानी कि 4 × 4/2 कर दें तो ये सिंगल भी तो काट सकता है ना। तो यही चीज़ यहाँ कह रहा है कि 2 जो है ना p² को विभाजित कर रहा है तो 2p को भी विभाजित करेगा। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। उसके बाद आपको फिर क्या करना है, इस लाइन को इक्वेशन नंबर 2 करते हैं अभी फ़िलहाल। ठीक है, यहाँ लिखते हैं फिर से कि पुनः माना। अब यहाँ देखिए, इस p बराबर 2 है तो यहाँ लिखिए 2, और कोई भी एक कांस्टेंट यहाँ मान लेते हैं। ठीक है, जहाँ आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, जहाँ r एक क्या है, तो पूर्णांक संख्या है। क्यों क्या है, तो एक पूर्णांक संख्या है। अब यही मान यहाँ ले जाके पुट कर देंगे समीकरण 1 में, तो यहाँ इसका मान रख दें तो यहाँ हो जाएगा आपका q² बराबर, ध्यान दीजिएगा, इस जगह पुट कर दें तो कितना हो जाएगा, इस जगह पे अगर हम लोग पुट कर दें तो ये हो जाएगा 2r²/2, यानी कि ये कहाँ से किए, तो समीकरण 1 से। ठीक है, अब ये हो जाएगा q² बराबर
4r²/2 इसको कटा दें, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपका q² बराबर 2r², होगा कि नहीं। अब इस 2 को इस पार कर दें, इस 2 को इस पार कर दें, तो आपका हो जाएगा r² बराबर q²/2। अब यहाँ फिर से आप देखिए थोड़ा सा कि 2 q² को विभाजित करता है, 2 जो है q² को क्या करता है, विभाजित करता है, तो 2 q को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है, चीज़ को समझिए थोड़ा सा। अब यहाँ यही बात हम लोग लिखेंगे इस जगह पर कि 2, चूँकि 2 q² को विभाजित करता है, ठीक है, तो है ना, तो 2 q को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अभी तुरंत समझे हम लोग क्यों। अब इसको समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। क्लियर है। अब यहाँ समझने वाला बात यही है कि 2 जो है, ये 2 जो है q को भी विभाजित करेगा, और यहाँ यही 2 जो है p को विभाजित करता है। ठीक है, यहाँ भी आप करेगा नहीं, करता है लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, विभाजित करता है। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 से हम लोग क्या देख रहे हैं, तो समीकरण 2 में हम लोग देख रहे हैं कि 2p को भी विभाजित कर रहा है, यानी कि 2p को भी कटा रहा है, और 2q को भी कटा रहा है, यही हम लोग देख पा रहे हैं। तब यहाँ हम लोग लिखेंगे कि 2 जो है ना, p और q दोनों को विभाजित करता है। जब दोनों को 2 विभाजित करता है, इसका मतलब ये हुआ कि p और q का महत्तम समापवर्तक 2 हुआ, यानी कि अभाज्य गुणनखंड कितना हुआ, 2 हुआ। देखिए हम लोग माने क्या है कि जहाँ p और q एक सभाज्य संख्या है और इसका मौसे सभाज्य संख्या है, तो महत्तम समापवर्तक 1 आना चाहिए, यानी कि p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होना चाहिए, p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए ना। लेकिन हम लोग यहाँ क्या देखें कि p और q, यहाँ से देखिए, यहाँ देखिए आप यहाँ देख रहे हैं 2p को भी कटा रहा है और 2q को भी कटा रहा है, यानी समीकरण 2 और 3 से हम लोग देखें कि 2p और q दोनों को विभाजित करता है। जब p और q दोनों 2 को विभाजित करता है तो 100% है कि p और q का महत्तम समापवर्तक कितना होगा, 2, यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होगा, आप लिख सकते हैं p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड जो हुआ ये कितना है, 2 है। जब 2 है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग जो मान के रखे हैं ये गलत मान के रखे हैं। इसका मतलब यही हुआ कि हम लोग जो मान के रखे हैं वो क्या माने हैं, गलत माने हैं। तब यहाँ लिखेंगे अतः हमारा मानना विरोधाभास है कि √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अतः यही ना जी, हम लोगों के अनुसार महत्तम समापवर्तक कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, यानी p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 आना चाहिए।
लेकिन जब हम लोग हल किए तो उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना निकल के आ गया, 2 आ गया। इसीलिए हम लोगों का मानना क्या है, गलत है। अतः हमारा मानना विरोधाभास है कि √2 एक परिमेय संख्या है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको बनाना, ये हो गया आपका प्रूव्ड। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए, देखिए ध्यान से अब क्वेश्चन को। अब इसमें समझना क्या है, सिंपल सी बात है। अगर हम आपको 8 नंबर बना के दिखा दें बीबीडी बुक का वास्तविक संख्या में जो शुरू में है, जैसे ये 8 नंबर बनाए उसी तरह 28, 29 और 47 आराम से बनेगा। आज आप लोग इतना सा क्वेश्चन करेंगे, फिर अगले दिन में अगला क्वेश्चन आपको करके हम दिखाएंगे। तो यहाँ गौर कीजिएगा कि जैसे हम लोगों को क्वेश्चन मिल जाए, और ये सब क्वेश्चन एकदम VVI होता है, ठीक है, इम्पोर्टेंट आएगा ही आएगा, कोई नहीं काट सकता है। ठीक है, 100% गारंटी, मतलब ये कि आपको क्वेश्चन देगा कि आप चाहे √2 दे, √3, √5 या इसके स्थान पर 2 + √5, 2 है ना, 3 + 2 √5 इस तरह का क्वेश्चन दे, मतलब किसी भी तरह का क्वेश्चन इस तरह से आप लोगों को दे सकता है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ देखिए, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन ये रहेगा, इसका ऑपोजिट मान लेना, उल्टा जबरदस्ती, है ना। ये नहीं है, हमको पता है कि √2 जो है ना परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको उल्टा मान लीजिए। ठीक है, तो √2 परिमेय संख्या है, उल्टा मान लिए। जब ये परिमेय संख्या है, इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जब P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो आप गौर कीजिए कि जहाँ P और Q क्या है, तो सभाज्य संख्या है। सभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जब दो संख्या का महत्तम समावर्तक कितना हो जाए, 1 हो जाए। क्लियर है, यानी कि दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तब दोनों तरफ वर्ग किए, एकदम स्टेप रट लीजिए, याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो 2 = P²/Q²। अब इसको हम लोग इधर कर दें तो ये हो जाएगा 2P²। अब 2 इधर कर दिए, देखिए यहाँ, अब 2 जो है ना P² को अगर विभाजित कर रहा है तो 2P को भी विभाजित करेगा। ठीक है, 100% है। यानी कहने का अर्थ ये है कि मान लेते हैं कि अगर हम 4 का स्क्वायर, अगर 4 2 को विभाजित कर रहा है तो 100% है 4 का स्क्वायर को भी 2 विभाजित करेगा, यानी 16 को भी 2 क्या करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है, बात समझे। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया होगा। तो यही बात हम लोग लिख दिए हैं कि 2P² को विभाजित करता है, लिख देना है, और 2P को भी विभाजित करता है। ठीक है, फिर हम लोग कैसे मानेंगे, तो यहाँ जो P रहेगा ना, इस P के स्थान पर 2R हम लोग मान लेते हैं। R के जगह आप के P कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ एक कांस्टेंट लेना है, ये पूर्णांक संख्या होगा। कौन सी संख्या, पूर्णांक संख्या होगा। अब यही P का मान यहाँ जो है, यहाँ जो लिखे हैं, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो यहाँ जैसे पुट करेंगे तो यहाँ कितना, देखिए पुट कर दिए। अब इसको हल कर दिए, 4R² है ना, ये इससे कट गया, इतना आ गया। अब ये 2 यहाँ कर देंगे नीचे, तो देखिए नीचे कर दिए, इसको उठा के यहाँ नीचे कर देंगे, 2 हो जाएगा। अब 2 देखिए Q² को विभाजित कर रहा है, तो Q² को करेगा तो यानी Q को भी करेगा। ठीक है, और वही बात हम लोग यहाँ क्या किए हैं, लिख दिए हैं। 2Q² को विभाजित करता है तो 2Q को भी विभाजित करता है, यानी कि करेगा। समीकरण 2 और 3 से हम लोग क्या देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ समीकरण 2, तो समीकरण 2 में कह रहा है कि 2P को विभाजित करता है और 2Q को भी विभाजित करता है। अच्छा बताइए, अगर हम यहाँ लिख दें 4/6, तो क्या ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या किसको कहते हैं, अंश और हर का सभाज्य संख्या 1 होनी चाहिए, उसको हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। यानी कि ये दोनों का जो गुणनखंड निकल के आएगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड, ये कितना होना चाहिए, 1, तभी ये परिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। और अगर ये कट रहा है तो कट गया तो कितना आया, दोनों का गुणनखंड 2 आ गया। ठीक है, तब ये परिमेय संख्या नहीं है। ये तरीका हम लोग पढ़े हैं। तो ये कंडीशन है। तो गुणनखंड कितना आ गया आपका निकल के, यहाँ देखिए दोनों को कटा रहा है 2, यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया आपका कितना, 2। इसका मतलब जो हम लोग माने हैं ये गलत माने हैं। ठीक है, तो पहले गलत मानिए और फिर स्वीकार कीजिए कि हम लोग क्या किए हैं, गलत माने हैं।
तो यही लिखना है कि अतः हमारा मानना विरोधाभास है कि रूट टू क्या है, एक परिमेय संख्या है। विरोधाभास मतलब गलत माने हैं हम लोग, ठीक है। अतः रूट टू एक कौन संख्या है, तो परिमेय संख्या है। क्लियर है। तो ये चीज़ है, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए अब मान लेते हैं कि इसमें से कोनो क्वेश्चन आपको दे देगा, जैसे ये वाला दे दे √3, तो आपको करना है क्या है, जहाँ √2 नज़र आ रहा है बाकी सब वही रहेगा, वहाँ √3 कर देना है, इस जगह पे √3 कर देना है, यहाँ कर देना √3, इस जगह पे कर देंगे 3, है ना। जहाँ जहाँ √3, जहाँ आपको √2 नज़र है ना, 2 को हटा दिए 3 कर दिए, ठीक है। यहाँ 3 कर दीजिए, यहाँ 3 कर दीजिए। बात समझ में आ रहा है। तो बहुत ही आसान से बनेगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ 3R कर देंगे। अब यहाँ 3 नहीं करना, यहाँ 3 कर दीजिए, सॉरी, ये 3 कर देंगे तो यहाँ 3 का 9 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ इस जगह पे 3 और यहाँ भी 3 होगा, ये कितना होगा 3 हो जाएगा। और यहाँ भी 3 और इस जगह पर 3 होगा, यहाँ भी होगा 3। और जहाँ जहाँ 2 नज़र आ रहा है वहाँ क्या करना है, 3 करना है। यहाँ 3 कर दीजिए, यहाँ 3 कर दीजिए, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 3 और यहाँ हो जाएगा कितना 3, बस आंसर। उसी तरह अगर 5 रहे तो जहाँ जहाँ हम 3 किए हैं वहाँ 5 कर दीजिएगा। 7 पूछ दे तो 7 जहाँ जहाँ करना है। 11 पूछ दे तो हर जगह 11 डाल देना है, ठीक है। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। दूसरे टाइप कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो जैसे कोई भी परिमेय और अपरिमेय संख्या जोड़ और घटा में रह सकता है, जैसे रूट, इस तरह का क्वेश्चन रह सकता है, प्लस माइनस में किसी भी तरह का ऐसे रह सकता है, ठीक है। 3 ± 2 √5 ऐसे। तो ये सब क्वेश्चन आसान है, इतना लंबा नहीं होगा। सिंगल वाला सिर्फ इतना लंबा हो जाता है आपका, ठीक है। चलिए, तो आज आप लोग इतना ही करके रखिए, फिर अगले क्लास में इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो सब कराएंगे।